मंदिर हम बनाएंगे, उनका ध्यान श्री राम की तरफ, ना अस्पताल की तरफ, ना एजुकेशन की तरफ, ना इंडस्ट्रीज की तरफ डाला। श्री राम मंदिर के पहले की बात हो रही है। श्री राम मंदिर में पहले के बाद क्या किया? मुलायम सिंह यादव उन्होंने सरकारें बात की है। बहुजन समाज आपने जो नींव रखी उत्तर प्रदेश के विकास की बात वहां पर। हरीश जी और गुप्ता जी, आप दोनों से एक सवाल। 117 विधायक है मारूफ जी वहां पर, और 23 लोकसभा के सदस्य भी इलाके से आते। ऐसा तो है नहीं कि उसमें बीजेपी और कांग्रेस का नेतृत्व नहीं है, बिल्कुल है। बीएसपी का भी है, एसपी का भी है। बिल्कुल। क्या आप कुछ ऐसे एग्जाम्पल बता सकते हैं कि 117 में जितने इलाकों का प्रतिनिधित्व आपकी पार्टी करती, या 23 में जितनी सीटों से आप दोनों की पार्टी आती? पहले हम बीजेपी से जानना चाहेंगे, आपने क्या कुछ किया, क्या एग्जाम्पल सेट किया, क्या विकास हुआ? क्या विकास हुआ? मैं आपको बता रहा हूँ। पहले हरीश कुंवर आनंद सिंह जी मनिकापुर से कांग्रेस के सांसद हुआ करते थे, आज हमारे साथ नहीं है जी। उन्होंने संचार विभाग की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज मनिकापुर में लगाई और बहुत वहां स्थानीय लोगों को बहुत बड़ा उन्होंने कारोबार दिया जी। गोंडा डिस्ट्रिक्ट में तमाम फ्लाईओवर कांग्रेस के शासनकाल में आनंद सिंह जी ने बनाया। एनडी तिवारी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वो उनके नजदीक थे, बहुत बड़ा विकास उन्होंने किया। बाराबंकी में ढेर सारे उद्योग लगाए गए। बेनी प्रसाद वर्मा जी आज हमारे इस्पात जो मंत्री है वो गोंडा के लिए बहुत ढेर सारा काम कर रहे हैं। उन्होंने ढेर सारी घोषणा की है कि हम गोंडा के लिए काम करेंगे। ऐसा नहीं है, पूर्वांचल में निर्मल कुमार खत्री जी ने बहुत ढेर सारे ऐतिहासिक काम किए हैं। उसी के बदौलत तो पहले भी रहे, आज भी वापस निर्मल जी वहां आए हैं। आप बनारस में कमलापत त्रिपाठी जी के शासनकाल में जो कुछ बनारस का विकास हुआ, आप बहुत तरीके से चौमुखी विकास हुआ है। और आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं रायबरेली और सुल्तानपुर में ये बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है, हमारे पास समय कम है, हम आपसे हर एक विकास की बात करेंगे। लेकिन मुद्दा यह है कि जैसा कि एसएल गुप्ता जी ने कहा कि जब इमारत की पहली ईंट जो नींव आपने वो टेढ़ी रखी, तो कहाँ उम्मीद रखें कि पूरी इमारत सही होगी? तो आपकी रखी हुई ईंट उसका खामियाजा उत्तर प्रदेश और देश भुगत रहा है, ऐसा कहना है गुप्ता जी का। नहीं, ये तो जी उत्तर प्रदेश की जनता बहक गई थी जातिगत के राजनीतियों में, धर्म के राजनीति में। अब वो रास्ते पे आ रही। इस बार हम कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। आप देखें कि कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी और हम पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में आएंगे। बड़ी अच्छी सरकार हमारी बनेगी। उत्तर प्रदेश की जनता जान गई है कि जातिवाद की राजनीति, धर्मवाद की राजनीति खत्म करके एक भाईचारे विकास जी हमें सरकार चाहिए जो कि कांग्रेस जी। आप क्या इन दावों से सहमत है? अगर कांग्रेस ने इतना विकास किया तो क्या आपको लगता है कि मतलब तो जनता को उन्हें नकारना नहीं चाहिए? इस मुद्दे पर हम आगे फोन पे बीजेपी के नेता है हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र सिंह जी हैं मेरे साथ स्टूडियो में बैठे हैं। हरीश मिश्रा जी, उनका दावा है कि दोबारा से कांग्रेस 22 साल बाद लौटेगी। इस दावे पर आपकी कितनी सहमति है? हेलो जी सुरेंद्र सिंह जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि मेरे साथ कांग्रेस के एक नेता है हरीश मिश्रा जी। उनका कहना है कि 22 साल के बाद दोबारा से उत्तर प्रदेश में उनकी ही सरकार आएगी। आपकी कितनी सहमति है इससे? बिल्कुल नहीं, कांग्रेस की और बुरी गति होने वाली है, क्योंकि पिछले 1.5-2 साल में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं जी। अच्छा, सरकार है उत्तर प्रदेश में जो पिछले 10 साल में सपा और बसपा की सरकार रही, उन्होंने जो घोटाले और भ्रष्टाचार किए हैं जी, वो कांग्रेस की सहमति और संरक्षण से किए हैं जी। क्योंकि उनके पास सीबीआई है और दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मायावती और मुलायम सिंह के खिलाफ गंभीर आरोप हैं जी। और दोनों आरोपों को कांग्रेस जब चाहती है तब लगाती है, जब चाहती है सीबीआई को एक राजनीतिक हथियार बनाकर जी उसका दुरुपयोग कर रही है। और उत्तर प्रदेश में अगर मायावती ने भ्रष्टाचार किया है, घोटाले किए हैं जी, तो उसके सुरेंद्र जी उनका आरोप ये भी है कि आप तो उनके ऊपर आरोप लगा रहे कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया और सीबीआई का दुरुपयोग किया, लेकिन वो कह रहे हैं आपने राम के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया, ना मंदिर बना और कुछ नहीं सत्ता पर पहुंचे। आप वाले समर्थक हैं तो उसके मार्ग में, राम मंदिर बनाने के मार्ग में बाधाएं न डाले। भारतीय जनता पार्टी ने जनता से वादा किया था कि हम राम मंदिर आंदोलन कर रहे हैं और हमको अवसर मिलेगा तो हम राम मंदिर बनाएंगे और राम मंदिर बनाने की दिशा में जो आवश्यक कदम है उसको उठाने में हमारी 4 सरकारें जी कुर्बान हो गई और ये किस मुंह से राम मंदिर और राम की बात करते हैं।
सुरेंद्र जी, सवाल वही उठता है कि आपको उस नाम से सत्ता में भी पहुंचाया, जनता ने बड़ा लाड प्यार दिया, लेकिन जिस मकसद को लेके आप चले थे वो मकसद अभी भी अधूरा है। आपका कब बनेगा? हम हमारी जो मंशा थी, जो हम चाहते थे जी, उसको उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने भी मान लिया कि राम जन्म स्थान है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था है कि वहाँ भगवान राम पैदा हुए थे और उसको मान्यता दिया है। और राम मंदिर के मार्ग में, और राम मंदिर का आंदोलन कोई नया नहीं है। आप मुझे बताएं कि इस बार का जो आपका घोषणा पत्र है उसमें भी आपने कहीं जिक्र किया, लेकिन उससे कहीं ज्यादा वो लैपटॉप और टैबलेट हावी होता हुआ दिखाई दिया। क्या लगता है आप बिल्कुल धार्मिक मुद्दे से हटकर बिल्कुल हाईटेक मुद्दे पर आ गए? जी हाँ, कोई राजनीतिक दल जनता से जुड़े हुए जितने सवाल हैं जी अपने घोषणा पत्र में उनकी चर्चा करता है, उनके विषय में अपनी राय व्यक्त करता, अपने वायदे व्यक्त करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, राम मंदिर हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं, आस्था का सवाल है। चलिए सुरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। काफी अच्छा लगा मारूफ जी कि यहाँ पर राजनीतिक दल जो है अब धर्म के नाम पर या ऐसे इमोशनल इश्यूज के नाम पर राजनीति न करके जो विकास की बातें कर रहे हैं, अच्छी ट्रेंड देखने को, अच्छा बदलाव देखने को मिल रहा है। लगातार हमारे साथ HCL गुप्ता जी भी हैं, बीजेपी के नेता हैं। जिस तरीके से सुरेश जी भी दावे कर रहे थे, दूसरी पार्टियों को नकार रहे थे, आपने राजनीति के साथ आर्थिक मुद्दों की बात की थी कि हम प्रोडक्टिव पॉपुलेशन नहीं बना पा रहे हैं, हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे रिसोर्सेज के। हमारे साथ राम मंदिर का भी मुद्दा है, साथ में हम विकास के मुद्दे पर भी बात कर रहे हैं। तो क्या माना जाए कि बीजेपी किस तरीके की जो है नई नीति के साथ राज्य में आना चाहती है, और क्या कुछ उसके नए मुद्दे हैं जिसको हम इमोशनल इश्यूज और धर्म से बिल्कुल अलग हटकर एक विकास के रूप में देखें? देखिए, चुनाव में मुद्दे कुछ ही होते हैं जी। एक मुद्दा यह है कि आज पूरे देश में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, एक मुद्दा तो केंद्र सरकार का भ्रष्टाचार है जी, और इस प्रदेश में प्रदेश की सरकार का भी भ्रष्टाचार है जी। यानी वहां की जनता जो महंगाई से पीड़ित थी उसके ऊपर डबल अटैक था। एक तो केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार की वजह से जो महंगाइयां बढ़ी जी, हजारों करोड़ रुपए जो चला गया, लाखों करोड़ रुपए, साथ में वहां का भ्रष्टाचार जी। इसके बाद आज मुद्दा है विकास का। आज भारतीय जनता पार्टी लेकर आ रही है कि ये हम विकास करेंगे और हमारा पूरा आज का सोच उस विकास की तरफ है। तो आज जनता नेचुरली उसके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं। किस मुंह से वो कांग्रेस को वोट देगी जिन्होंने हजारों करोड़ लाखों करोड़ रुपए खा लिया हर जगह जहां पे है, चाहे वो मुंबई की सरकार हो, चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो। सही है। जिस प्रदेश में वोट पड़ने हैं उस प्रदेश की सरकार ने हजारों करोड़ रुपए खा गए, चाहे बहुत ही उम्दा मुद्दा उठाया भ्रष्टाचार का, और खास करके उत्तर प्रदेश के भ्रष्टाचार का। तो मेरे ख्याल से आप शायद भूल रहे कि इस मामले में किरकिरी आपकी सरकार की भी हुई, आपकी पार्टी की भी हुई। शायद आप कुशवाहा को भूल रहे हैं, शायद आप बादशाह सिंह को कुशवाहा को भूलने की बात नहीं है। कुशवाहा अगर किसी पार्टी में कुशवाहा किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं है कि वो पार्टी भ्रष्टाचार में हुई। पर यहाँ केंद्र में देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखिए, जी, केंद्र का जो जजमेंट है, और कल जो आने वाला जजमेंट देखिए। कल तो पता चला आपके फाइनेंस मिनिस्टर ही, होम मिनिस्टर ही चले गए। जो सिचुएशन आज की डेट पे है, आपके दसियों मंत्री जेल में पड़े हुए हैं, आपके ऊपर हजारों करोड़ रुपए के गबन के केस चल रहे हैं, आपके 2G में बाहर कर दिया गया। और इसके बाद कांग्रेस ने क्या कर रखा है? कांग्रेस जी रजा साहब, मैं आपको बताऊं, कोई मॉरल राइट नहीं है कांग्रेस को कहने का कि हम विकास करेंगे। इनको कहने तो दीजिए क्या कह रहे हैं अपनी सफाई में। हर पार्टियों में भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार माना जाता है, लेकिन अगर किसी भी पार्टी का भ्रष्टाचारी निकल के भारतीय जनता पार्टी का दामन थामता है तो बिल्कुल साफ सुथरा पाक साफ होता है, वो कोई भ्रष्टाचारी नहीं रहता। आप शायद विधायक जी को यह नहीं पता है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के बाद निकालने के लिए कितने इनको पापड़ बेलने पड़े। हमने उनको निकाला, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पापड़ बेलने का आपको बात, यहाँ पर पापड़ बेलने का रिजल्ट देखिए कि हमारा मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी शीला दीक्षित की सरकार के बारे में सोचिए, जिनके अगेंस्ट में माला डाला जाता है। शुंगलू कमेटी में 132 बार जिसका नाम है, आप उसको हटा नहीं सके, वो पापड़ नहीं कर सके। हमारे पास बहुत समय है,
फिलहाल लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद इस पूरे मुद्दे पे फिर से चर्चा जारी रखेंगे। भारतीय का विश्वास GN डेयरीज। रात के अंधेरे हो या दिन के उजाले, अपराधी बेखौफ कर रहे हैं जी, मगर बच नहीं सकते कानून की मजबूत गिरफ्त से। जुर्म की हर खबर पर है हमारी पैनी नजर, क्योंकि हम दिखाते हैं सिर्फ खबर। डायल 100 रोजाना रात 10:30 बजे। CNN न्यूज देखने के लिए डिश टीवी उपभोक्ता ट्यून करें चैनल नंबर 566, MTNL उपभोक्ता ट्यून करें 77 और मोबाइल यूजर CNN न्यूज देखने के लिए लॉगिन करें www.gnnnews.tv/mobile। GNN न्यूज, सिर्फ खबर। अब लोगों को काफी डर है कि नोएडा एक्सटेंशन में उनके लिए जो घर है वो सुरक्षित होगा कि नहीं। कैग की रिपोर्ट संसद में रखे जाने के बाद शीला दीक्षित में इस कदर घबराहट थी कि उन्होंने आनन फानन अपनी कैबिनेट की बैठक बुलाई। आज एक दोबारा जोरदार धमाका हो रहा है। कैसा धमाका ना हो, देखा था, सुना था। कभी किसी दलित के घर खाना खाते दिखते थे राहुल गांधी, तो कभी किसी ग्रामीण की बाइक पर बैठकर घूमते नजर आते थे राहुल गांधी। यहाँ जितनी भी भीड़ इकट्ठी हुई है, सबकी एक आवाज है, एक ही कहना है कि ये लड़कियों की गलती नहीं है। देश भर से अन्ना के समर्थक उनके अनशन के साथ जुड़ रहे हैं। हम अन्ना के साथ हैं। सरकार जब तक भ्रष्ट रहेगी, सरकार तो भ्रष्टाचार करती रहेगी। एक डिस्टर्ब सिटी में, एक तथाकथित डिस्टर्ब शहर में आने वाला देश का पहला चैनल है GNN न्यूज, सिर्फ खबर। रात के अंधेरे हो या दिन के उजाले, अपराधी बेखौफ कर रहे हैं जी, मगर बच नहीं सकते कानून की मजबूत गिरफ्त से। जुर्म की हर खबर पर है हमारी पैनी नजर, क्योंकि हम दिखाते हैं सिर्फ खबर। डायल 100 रोजाना रात 10:30 बजे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री कौन, और हम बात कर रहे हैं देश के सबसे बड़े प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश के चुनावी घमासान की। बिल्कुल, और आज हमारा जो फोकस है वो पूर्वांचल के ऊपर है कि किस तरीके से पूर्वांचल जो है वो एक मुद्दा बना हुआ है और जो विकास पूर्वांचल में होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। और हर बार के चुनाव की तरह इस बार भी चुनाव में सभी राजनीतिक दलों की निगाह वोट बटोरने के लिए पूर्वांचल पर तो है ही, और किसी दल ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में पूर्वांचल के विकास को तरजीह नहीं दी है। पेश है इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश के बंटवारे का कार्ड खेलकर यूपी सरकार के मुखिया मायावती फिर से सत्ता में वापसी का रास्ता तलाश रही है। हालांकि यूपी के पूर्वी जिलों में पूर्वांचल की मांग काफी लंबे अरसे से की जा रही थी। बुंदेलखंड के बाद पूर्वांचल यूपी का दूसरा सबसे पिछड़ा इलाका है। सवाल यह है कि करीब 7 करोड़ 65 लाख आबादी वाले इस इलाके को अलग राज्य का दर्जा मिल भी जाए तो क्या इस इलाके का विकास हो पाएगा? जबकि गैंगवार, वसूली, तस्करी, कोयला माफिया और ड्रग माफिया का पूर्वांचल में जाल फैला है और ये इस इलाके की बड़ी समस्याएं हैं जिनसे इलाके के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
इस सूबे में आजादी के बाद से आई कोई भी सरकार लोगों को इन समस्याओं से निजात नहीं दिला पाई है। हालांकि चुनाव के मौसम में सभी पार्टियां बड़े बड़े दावे तो करती हैं, पर दावों की जमीनी हकीकत किसी से छिपी नहीं है। वो सबके सामने